ठीक है, ओके। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो है कि एक छल्ला जो एक पतली लंबी चिकनी छड़ पे फिसल सकता है, छड़ के ओ सिरे से डी दूरी पे स्थित है। क्या कहना चाहता है? मान लो कि दोस्तों ये कोई आपकी छड़ है और ये छड़ का ओ सिरा है और आपका छल्ला जो रिंग है वो यहाँ पे स्थित है, ठीक है। और ये छल्ला जो है वो डी दूरी पे स्थित है, ठीक है। और ओ ए है वो आपकी छड़ है। एक समान रूप से बिंदु ओ से क्षैतिज तल में घुमाया जाता है। जैसे मान लो जैसे ये बिंदु फिक्स है और इस बिंदु को फिक्स करके ऐसे घुमा रहे हैं इसको क्षैतिज में, तो अब बोर्ड पे तो क्षैतिज बना नहीं सकते, ऐसे रोटेट करेगा क्षैतिज में। तो मैं यहाँ पे मान लेते हैं कि भाई किसी समय टी पर इस छड़ की पोजीशन ये हो जाती है, ये सिरा तो आपका फिक्स है और मान लो कि ये छड़ है वो ओबी पे चली जाती है। अब दोस्तों आपकी जो छड़ है वो चिकनी है तो छल्ला इसका इधर उधर मूव कर सकता है। मान लो कि टी समय पर वो छल्ला यहाँ पे आ जाता है, टी समय पर आपका छल्ला यहाँ पे आ जाता है और ये कोई बिंदु P है जिसके कोऑर्डिनेट r, थीटा है। टी समय पर यहाँ आ जाता है तो ये डिस्टेंस तो हो गई r और ये जो एंगल है ये एंगल है वो कितना है? थीटा। भाई P पॉइंट है, r, थीटा है तो ये डिस्टेंस r हो गई और ये थीटा। पूछा क्या है इसके अंदर? सिद्ध करो कि छल्ला वक्र r बराबर डी कोस थीटा में घूम सकता है। अच्छा, आपको पथ का समीकरण पूछा है एक तो, ठीक है। तो और आपकी जो छड़ है वो ऐसे घूम रही है। इस प्रकार से अपन ने डायग्राम बना दिया। अगर कुछ लैंग्वेज अपन लिखना चाहिए तो लिख देते हैं कि माना कि छड़ की प्रारंभिक स्थिति, छड़ की प्रारंभिक स्थिति, अच्छा इसको नाम दे देता हूँ m, छड़ की प्रारंभिक स्थिति OA है, छड़ के O सिरे से, छड़ के O सिरे से D दूरी पर, छड़ के O सिरे से D दूरी पर एक छल्ला रखा हुआ है, एक छल्ला रखा हुआ है। D दूरी पे एक छल्ला रखा हुआ है, ठीक है। माना छड़ की T समय पर स्थिति मान लो T समय पर छड़ की स्थिति OB हो जाती है, OB हो जाती है तथा छल्ला बिंदु P r, थीटा बिंदु P पर चला जाता है, P पर चला जाता है, ठीक है दोस्तों। अब अपने को दो चीजें दी है, एक तो ये छड़ है वो चिकनी है, छड़ चिकनी होती है तो छल्ला इधर उधर मूव कर सकता है और ये दिशा में कोई भी इसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा, तो मैं क्या लिखता हूँ कि छड़ चिकनी है। पहला तो चूंकि छड़ चिकनी है अतः अरीय दिशा में
छड़ चिकनी आता है, अरिय दिशा में कोई भी बल कार्यरत नहीं है, कोई भी बल कार्यरत नहीं है। छड़ चिकनी है तो अरिय दिशा में इसको रोकने के लिए, छल्ले को रोकने के लिए कोई बल कार्यरत नहीं है, तो कोई बल कार्यरत नहीं है। अच्छा, बल F बराबर m ही होता है, अपन फोर्स और अपने त्वरण एक्सेलरेशन में रिलेशन F बराबर m ही होता है, तो यहाँ पे अगर बल का मान 0 अरिय दिशा में तो त्वरण भी 0 होगा। अतः अरिय त्वरण, और अरिय त्वरण कितना होता है, r डबल डॉट मतलब d2r अपॉन dt स्क्वायर, r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर। ये अरिय त्वरण का मान 0, और इसको डालिए इक्वेशन नंबर 1। अरिय त्वरण का मान कितना हो गया दोस्तों, 0। आप इसको करो, जो ये लैंग्वेज है वो भी आपको प्रॉपर एग्जाम में लिख के आनी है, ठीक है। चलिए आगे। अच्छा, कुछ और दिया है क्वेश्चन में दिया है कि क्षैतिज तल में एक समान रूप से घुमाया जाता है। क्या दिया है कि छड़ को क्षैतिज तल में हॉरिजॉन्टल जो प्लेन है, ऐसे देखो, इसको तो ऊर्ध्वाधर बोलते हैं और इसको क्षैतिज बोलते हैं। छड़ को क्षैतिज तल में एक समान रूप से छड़ को क्षैतिज तल में एक समान रूप से घुमाया जाता है। छड़ जो होती है उसको क्षैतिज तल में एक समान रूप से घुमाया जाता है। अतः अब एक समान रूप से घुमाने का मतलब क्या है, एक समान रूप से घुमाने का मतलब ये है कि इसका जो कोणीय वेग जो है वो कांस्टेंट है। कोणीय वेग है वो क्या है, कांस्टेंट है। एक समान रूप से घुमा रहे हैं तो कोणीय वेग क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब कोणीय वेग क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी, और डी थीटा अपॉन डी टी क्या है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट है तो इसको मान लिया ओमेगा, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। ये ओमेगा है दोस्तों, ये डब्लू नहीं है, इसको क्या माना है, ओमेगा। भाई कोणीय वेग अचर है, कोणीय वेग अचर है तो अचर को कोणीय वेग को ओमेगा से मैंने दर्शा दिया। तो मैं क्या करता हूँ कि डी थीटा अपॉन डी टी का मान इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। देन बाई इक्वेशन 1 एंड 2 ये मान उठा के यहाँ पुट करो, तो d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस r ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। तो ये अब अपना सेकेंड ईयर का क्वेश्चन आ गया है, अचर गुणांकों वाला रेखीय अवकल समीकरण, जो कि अच्छा इसके बराबर में 0 है। तो इस टाइप का जो भी सॉल्यूशन होता है उसमें r का मान होता है वो CF और PI निकाला जाता है। अचर गुणांकों वाले रेखीय अवकल समीकरण का सॉल्यूशन होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है, और राइट साइड में 0 है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल तो 0 होगा, जो कि अचर गुणांकों वाला रेखीय अवकल समीकरण है। जो कि अचर गुणांकों वाला रेखीय अवकल समीकरण है। इसलिए समीकरण 3 का हल दोस्तों, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा r बराबर है, भाई एक तरीका तो वो है कि आप इसको ऐसे लिखते डी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर r बराबर 0, और वहाँ से d को m में कन्वर्ट करते, m का मान प्लस माइनस ओमेगा आता, c1 e की पावर ओमेगा टी प्लस c2 e की पावर माइनस ओमेगा टी।
या फिर इसको हाइपरबोलिक के पदों में लिखे तो C1 कोस हाइपरबोलिक ओमेगा टी प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी, इस प्रकार से। तो मैं डायरेक्ट इसको यूज कर रहा हूँ। ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, लेकिन अपने को आंसर जो लाना है वो हाइपरबोलिक के पदों में लाना है, तो उस हिसाब से डील करेंगे। तो R बराबर हो गया C1 कोस हाइपरबोलिक ओमेगा टी, इसका सॉल्यूशन C1 कोस हाइपरबोलिक ओमेगा टी प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी, इसको डाल दिए इक्वेशन नंबर 4। ठीक है भाई, C1 कोस और फिर ये जो कांस्टेंट है वो, और फिर t अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब मेरा जो काम है वो ये है कि ये जो कांस्टेंट है अपने C1 C2 इसकी वैल्यू निकालनी है, और C1 C2 की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन, चूंकि अच्छा कंडीशन लिखने से पहले आप R डॉट भी निकाल लो दोस्तों। R डॉट मतलब dr अपॉन dt, इसका मान निकाल लो एक बार। देखो कैसे, आपको पता है कोस हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक होता है डेरिवेटिव, और साइन हाइपरबोलिक का कोस हाइपरबोलिक प्लस माइनस का इफेक्ट नहीं होता है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो C1 ओमेगा साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी, इसका C1 ओमेगा साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी, और इसका C2 ओमेगा कोस हाइपरबोलिक ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 5। भाई इसका तो C1 ओमेगा साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी, और ये कांस्टेंट ओमेगा बार आ गया C2 ओमेगा कोस हाइपरबोलिक ओमेगा टी। अब कंडीशन से देखो, कंडीशंस ये है कि t बराबर 0, मतलब प्रारंभिक स्थिति की बात करें, t बराबर 0 के ऊपर, t बराबर 0 के ऊपर r का मान d के बराबर है। भाई छल्ला स्टैटिक में यहाँ था, तो t बराबर 0 के ऊपर r का मान किसके बराबर है, d के बराबर है। वह r डॉट का मान 0 है, r डॉट का मान 0 है, क्योंकि छल्ला शुरू में स्थिरावस्था में था जब छड़ गति नहीं कर रही थी, तो उस केस में उसका अरिय वेग था वो कितना था, 0। भाई स्टार्टिंग में बात करें, अच्छा स्टार्टिंग में t का मान भी 0 होगा, और वो t का मान तो चलो बाद, थीटा का मान भी 0 होगा, ऐसे भी लिख लेते हैं, थीटा बराबर 0। भाई प्रारंभ के अंदर छड़ी यहाँ थी, तो थीटा एंगल का मान 0, t का मान भी 0, r क्या है, मूल बिंदु से मापी गई डिस्टेंस, तो r का मान d के बराबर था, और जो r डॉट है, r डॉट अरिय वेग यहाँ, तो यहाँ से निकाल लो, इसका डॉट करो तो ये कांस्टेंट है तो वो 0, वरना ऐसे मान लो कि आपका आपका जो छल्ला था वो स्थिरावस्था में था, तो उसका अरिय वेग कितना हो जाएगा, 0, या इससे भी डॉट करके 0 बता सकते हैं। अब देखो देन इक्वेशन 4, देखो r का मान तो यहाँ d लो, और t बराबर 0 लिखो, t बराबर 0 लिखोगे तो cos 0 का मान तो 1, तो ये बना C1, और t बराबर 0 से ये साइन तो गायब हो गया, तो C1 का मान तो कितना हो गया, d। इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 6। एंड इक्वेशन नंबर 5 की बात करो, इक्वेशन नंबर 5 क्या कह रहा है, r डॉट का मान 0 लिखो, तो ये कितना बना, 0 बराबर, भाई t बराबर 0 पे r डॉट 0, तो t बराबर 0 इसमें लिखेंगे तो ये तो पूरा गायब हो गया, और t बराबर 0 यहाँ लिखेंगे तो ये बना C2 ओमेगा। देखो पहले तो जो कंडीशन लगाई है वो t बराबर 0 और r बराबर d, ये दोनों कंडीशन इसमें लगाई है, और अब की बार ये और ये कंडीशन लगा रहा हूँ यहाँ, तो r डॉट का मान 0, t का मान 0 लेने से पूरा खत्म, और ये बना C2 ओमेगा। अब ओमेगा तो 0 हो नहीं सकता, तो C2 का मान कितना है, 0 लिख देंगे, चूंकि ओमेगा का मान नॉन 0 है, इक्वेशन 7। अब 6 और 7 से C1 C2 का मान इक्वेशन 4 में पुट करो, तो पुट वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 इन इक्वेशन 4। मैं चेक कर लेता हूँ दोस्तों, ये अपने फ्रेम में आ पा रहा है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब 4 में पुट करोगे तो C2 की जगह तो 0 पुट करोगे तो ये तो पूरा खत्म, तो ये बना r बराबर है C1 की जगह d कोस हाइपरबोलिक ओमेगा टी, ये आया r का मान।
आर बराबर डी कोस हाइपरबोलिक ओमेगा टी। अच्छा, अब ये ओमेगा टी है, इसको भी हटाना है। इसको हटाना है तो मैं यहाँ लिख दूँ थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा सा स्पेस बना के और यहाँ कर देता हूँ मैं इस कॉन्सेप्ट को। चूंकि देखो इस ओमेगा टी को हटाना है। स्टार्टिंग में डी थीटा अपॉन डी टी का मान ओमेगा था, डी थीटा अपॉन डी टी का मान ओमेगा था। तो डी टी को इधर ले जाओ और इंटीग्रेशन करो तो थीटा बराबर ओमेगा टी प्लस का C1। भाई इसको इधर लेके गया, इंटीग्रेशन किया। अब कंडीशन t बराबर 0 पर थीटा का मान 0 है। भाई t बराबर 0 पे थीटा का मान 0, तो t बराबर 0 पे थीटा का मान 0 पुट करेंगे तो इसलिए जो C1 है, C1 का मान भी कितना आया 0। यहाँ पे दोस्तों t बराबर 0 रखा, थीटा 0, तो C1 का मान 0। C1 का मान 0 इसलिए थीटा का मान बन गया ओमेगा टी। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब लास्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं। यहाँ से C का मान 0 लिखते हैं, थीटा का मान ओमेगा टी, और यहाँ थीटा का मान ओमेगा टी की जगह थीटा पुट करो तो ये बना r बराबर डी कोस हाइपरबोलिक थीटा। r बराबर डी कोस हाइपरबोलिक थीटा। और आप इसको बॉक्स में पैक कर दो, ये लो। अच्छा, अपन चेक कर लेते हैं। r बराबर डी कोस हाइपरबोलिक थीटा बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इस प्रकार से अपना ये एग्जाम्पल नंबर 4 था, आप देखो, और इसमें कोई भी डाउट आई तो आप बताना। सब कुछ मैंने बोर्ड पे लिख दिया है और एक बार में इस पूरे क्वेश्चन को अपन ने समझ लिया है। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अब अपन एग्जाम्पल नंबर 5 में चलेंगे। करो इसको, देख लो। चले आगे। जितने भी एग्जाम्पल हैं, 7-8 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 में इसको अब दोस्तों अपन एग्जाम्पल नंबर 5 के ऊपर बात करेंगे। ये भी एक अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चले आगे। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज अपने को पढ़ना है कि एक समान वेग v से बहने वाली नदी के किनारे पर स्थित किसी बिंदु A से प्रस्थान होकर एक नाव एक समान वेग से चलाई जाती है। मतलब कोई नदी है और उसमें एक नाव चलाई जा रही है, और जिस पॉइंट से अपने को नाव स्टार्ट करनी है वो पॉइंट दे रखा है A। नदी एक समान वेग से बह रही है। इसका मुँह, नाव का मुँह है वो सदैव A के जस्ट सामने स्थित दूसरे बिंदु B की ओर रहता है। तो सिद्ध करो कि नाव के पथ का समीकरण ये होगा, और जो भी है। चलो ठीक है। तो कुल मिला के क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें
दोस्तों अपने पास एक नदी है, एक नदी है, मान लो ये तो ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। यहां से मेरे को स्टार्ट होना है, यहां से अपनी नाव को स्टार्ट करना है और अपने को बी पॉइंट के ऊपर चलना है। अब बी पॉइंट के ऊपर चलेंगे और आपकी नदी ऐसे बह रही है, कितने वेग से? वी वेग से आपकी नदी बह रही है। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये लाइन थोड़ा सीधी नहीं बनी तो इसको वी वेग से आपकी नदी बह रही है। अब देखो आपकी नाव दोस्तों, अब ऐसे तो है नहीं कि आप नाव को स्टार्ट किया और यहां से सीधा यहां चला गया। भाई जो नदी का वेग है वो भी तो नाव को इधर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, राइट साइड में। तो नाव को आपने स्टार्ट तो इधर किया, लेकिन वो नाव आपकी ऐसे चलती रहेगी नाव। और आप यहाँ से चालू हो गए तो कभी भी बी पे तो पहुँच नहीं पाओगे, क्योंकि बी पे पहुँचना है तो उसके उधर से चलना पड़ेगा आपको। और ऐसे चालू होते ही कुछ यहाँ पे आप पहुँचोगे, क्योंकि आपका जो नदी का वेग है उस नदी के वेग ने आपको इतनी दूरी पे लाके खड़ा कर दिया है यहाँ। तो मान लो कि टी समय पे करने, या फिर आपकी नाव जो है वो यहाँ पे है, टी समय पे आपकी नाव ये है, इसको मैं ध्रुव मान लेता हूँ, क्योंकि ध्रुव से ही अपनी जो भी दूरियाँ होंगी वो मापी जाएंगी। तो टी समय पर आपकी नाव यहाँ पे है और इसके कोऑर्डिनेट r, थीटा है। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है अपना, ये वाला जो एंगल है वो तो थीटा है, और ये डिस्टेंस कितनी है आपकी r है। ठीक है, अच्छा ये यहाँ लिख लेता हूँ p r, थीटा। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे ये तो आपकी नदी का वेग है v, और नाव का खुद का वेग, ये तो नदी का वेग है v इस दिशा में, नाव का खुद का वेग भी तो होगा, जिसकी उस खुद के वेग की वजह से वो जो आपकी नाव है वो नदी को पार करेगी। और मैंने बोला कि नाव का मुँह है वो हमेशा बी की तरफ रहता है, ऐसा क्वेश्चन भी अपने को दिया है। तो मैं नाव का वेग इधर है u, ये u तो है नाव का खुद का वेग और v है आपका नदी का वेग। अब देखो सुनो, अच्छा ये अरीय दिशा हो गई, और अरीय दिशा के जस्ट परपेंडिकुलर ये आपकी अनुप्रस्थ दिशा हो गई। अरीय दिशा, ये तो अरीय दिशा हो गई, और अरीय दिशा के जस्ट परपेंडिकुलर ये बना दिया, देखो परपेंडिकुलर, ये अपनी अनुप्रस्थ दिशा हो गई। ओके, अब क्या करेंगे दोस्तों, अच्छा थोड़ा सा डायग्राम में थोड़े एंगल्स के बारे में और बताना है। जैसे ये थीटा है, ये थीटा है तो ये 90, ये 90 तो ये 90 माइनस थीटा, ये कितना बना 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा है, और अपना स्पर्श रेखा भी अपने को बनानी पड़ेगी। बात ये है, चलिए आगे। अच्छा ये थीटा तो ये अपना 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, भाई ये थीटा ये 90 तो ये 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा आपका 90, भाई ये π/2 माइनस थीटा और ये पूरा π/2, तो ये ऑटोमेटिक दोस्तों थीटा एंगल हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा ये ऑटोमेटिक है थीटा, क्योंकि इसका योग, ये एक सरल रेखा बनी तो सरल रेखा के ऊपर बनने वाले जो एंगल्स हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। तो ये π/2 माइनस थीटा है, ये π/2 है, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा आपका थीटा। अब क्या करूँगा, जितने भी अपने वेग हैं उनको अरीय और अनुप्रस्थ दिशा में तोड़ूंगी। तो अच्छा मैं थोड़ा सा जो लैंग्वेज है वो भी लिख देता हूँ। माना कि नदी के सिरे
AC व BD है, AC व BD है तथा नाव बिंदु A से चलना प्रारंभ होती है तथा आपकी जो नाव है वो बिंदु A से चलना प्रारंभ होती है। T समय पर यह भी माना कि T समय पर नाव बिंदु P r, थीटा पर चली जाती है अब बिंदु P पर जब नाव यहाँ आएगी तो नाव के ऊपर दो वेग कार्य करेंगे। बिंदु P पर नाव पर दो वेग कार्यरत हैं। दो वेग कार्यरत हैं। पहला तो यह है कि नाव का स्वयं का वेग u, नाव का स्वयं का वेग vu, और u कौन सी दिशा में है? अरीय दिशा में है, या फिर BP के अनुदिश या अरीय दिशा में है। अरीय दिशा में। इसको थोड़ा आगे की तरफ भी बढ़ाना चाहो तो आप बढ़ा सकते हो। और दूसरा, नदी का वेग v। ये दो वेग कार्यरत है। ठीक है दोस्तों, अब अपने को करना क्या है? अपने को ये जो भी वेग हैं उनको अरीय और अनुप्रस्थ दिशा में वियोजित करना है। तो यही अपना काम है। अब सुनो भाई, ये तो अरीय दिशा, तो अपना अच्छा r तो ये डिस्टेंस है, इधर तो अपना r डॉट, और ये तो अरीय दिशा होगी आपकी पूरी। तो अरीय दिशा में वेग होता है वो r डॉट, और अनुप्रस्थ दिशा में जो वेग होता है वो आपका क्या होता है? अनुप्रस्थ वेग होता है वो r थीटा डॉट। देखो ये r तो डिस्टेंस है, b और p के बीच की डिस्टेंस है r, ये एंगल है u, ये नाव का खुद का वेग है v, ये नदी का वेग है, ये आपकी अरीय दिशा है, ये अरीय दिशा में वेग है r डॉट, और ये अनुप्रस्थ दिशा है जो इसके जस्ट परपेंडिकुलर होती है r थीटा डॉट। अच्छा ये दोनों भी, ये अनुप्रस्थ दिशा है, ये अरीय दिशा है, तो ये कितना बनेगा? π/2 माइनस थीटा। भाई अगर ये एंगल थीटा है तो ये π/2 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा ये भी π/2 होगा और पूरा ये भी π/2 होगा। तो मैं क्या लिखता हूं? अरीय व अनुप्रस्थ दिशा में, अरीय व अनुप्रस्थ दिशा में वेगों को घटकों में वियोजित करने पर, अरीय व अनुप्रस्थ दिशा में वेगों को घटकों में वियोजित करने पर, अब घटकों में वियोजित करना है तो आप इसको देखना, अरीय और अनुप्रस्थ दिशा में घटकों में वियोजित करना है। अब अरीय दिशा की बात करते हैं। तो ये वेग है v। अच्छा सबसे पहले तो देखते हैं अरीय वेग। अरीय वेग भाई ये v है, इस v का इधर घटक लेना है, तो बताओ कितना लिखूंगा? v cos 90 माइनस थीटा। भाई इसका इधर घटक ले लिया, बीच का एंगल cos 90, और ये v का इधर घटक लूंगा तो ये तो v का है, v cos 90 माइनस थीटा। या फिर ऐसे मान लो कि ये इधर है ये उधर है, अपोजिट है, तो माइनस का u कर दो। या उससे अच्छा है कि इस वाले u को इधर लेके आओगे, इसको इधर लेके आओगे, तो 180 लिखना पड़ेगा आपको। तो मैं लिख देता हूँ u cos
180 डिग्री, या फिर इसको डायरेक्ट ही माइनस का यू कर दूँ, बात तो वही है, क्योंकि ये तो अरिय दिशा इधर है और वेग उधर है, तो माइनस का यू हो गया। या फिर इसको इधर लेके आओ तो आप इस पूरे एंगल को इधर से यहाँ से लेकर यहाँ तक के एंगल को 180 लिखोगे तो फिर वो हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ v sin थीटा, तो v sin थीटा माइनस का u, ये तो इक्वेशन 1 हो गया। अब बात करते हैं अनुप्रस्थ वेग की। अच्छा, अब अनुप्रस्थ वेग की बात करते हैं। एक बार दोस्तों आप इसको नोट करो, फिर आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चले आगे। तो अनुप्रस्थ दिशा की बात करें तो दोस्तों ये v है, इस v को इधर लेके जाओगे, अनुप्रस्थ वेग r थीटा डॉट, तो r थीटा डॉट का मान इसको इधर लेके जाओगे तो ये तो हो जाएगा v कोस थीटा, और इस वाले वेग को इधर लेके आओ तो बीच में एंगल 90 रह गया, तो आप क्या लिखोगे u कोस 90। भाई अभी तो अरिय दिशा में तो इसको इधर ले आए थे, इसको भी इधर ले आए थे, अब अनुप्रस्थ में इसको इधर लेके जाएंगे तो v कोस थीटा और इसको इधर लेके आएंगे तो u कोस 90, तो कुल मिला के ये बन गया v कोस थीटा। इक्वेशन नंबर 2, कोस 90 का मान 1। अब अपने को पथ का समीकरण पूछा है, तो पथ का समीकरण पूछा है तो अरिय वेग में अनुप्रस्थ वेग का भाग दे दो, देन बाई इक्वेशन 1 एंड 2। देखो इक्वेशन 1 तो क्या है, r डॉट मतलब dr अपॉन dt, और अनुप्रस्थ वेग क्या है r थीटा डॉट r d थीटा अपॉन dt। ये क्या है v साइन थीटा माइनस का u, और ये क्या है v कोस थीटा। dt कैंसिल तो dr अपॉन r, dt तो कैंसिल, d थीटा को इधर लेके गया तो v साइन थीटा माइनस का u अपॉन v कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो एक बार थोड़ा सा पहले सोल्व कर लेता हूँ। डी आर अपॉन आर बराबर ये बना टेन थीटा माइनस u अपॉन v, ऊपर लेके गया तो इसको सेक थीटा डी थीटा। अच्छा, अपना जो नदी का वेग v था ना वो एक समान दिया था, मतलब अपने को क्या दिया था, कांस्टेंट दिया था, एक समान वेग से बह रही थी आपकी नदी v। अब दोस्तों इसमें ये हो रहा है कि भाई नदी का वेग कुछ ना कुछ तो होगा, तो नाव को इधर तो लाएगा ही वो, सीधी सी बात है। अब यहाँ से बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे तो ये तो बनेगा log r बराबर टेन थीटा का log टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस का u अपॉन v, और सेक थीटा का log टेन थीटा टाइप। अपना जो इंटीग्रेशन जो बनेगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा u माइनस ओके टेन अच्छा, थोड़ा सा इंटीग्रेशन में कभी कभी ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। हाँ, तो दोबारा से देखना, यहाँ ये बन गया
log r बराबर tan थीटा का दोस्तों इंटीग्रेशन होता है वो log sec थीटा होता है, कभी कभी ध्यान से निकल जाता है ये। tan थीटा का होता है log sec थीटा, क्योंकि log sec थीटा का अवकलन करेंगे तो 1/sec थीटा, फिर sec थीटा tan थीटा, तो sec थीटा कट गया तो tan थीटा आ जाएगा माइनस u/v, और sec थीटा का लिखूंगा log sec थीटा प्लस tan थीटा, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log c। आप यहां तक उतारो और यहां तक कोई भी डाउट है तो आप बताइए दोस्तों, वरना फिर अपन आगे चलते हैं। ओके अच्छा, एक स्टेप यहां से और लिख सकता हूं मैं, यहां से log r बराबर log, सुनो ये क्या है, अब log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये बनेगा log c sec थीटा अपॉन, log की प्रॉपर्टी है ये आगे आ गया, उसको पावर में लेके जाओ तो sec थीटा प्लस tan थीटा की पावर u/v। देखो एक बार, log c sec थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा की पावर u/v, क्योंकि ये नेगेटिव है तो 1/n में चला जाएगा भाई, log m/n को log m माइनस log n लिखा जाता है, तो ये c sec थीटा और ये यहाँ आया और log को कैंसिल आउट किया, तो कुल मिला के r का जो मान आया वो आया c sec थीटा, और ये क्या है sec थीटा प्लस tan थीटा की पावर u/v। इसको बॉक्स में पैक कर लो, और ये आपका पथ का समीकरण है, ये जो भी अपने को पथ का समीकरण रिक्वायर्ड था वो है। देख लेते हैं अपन, नाव के पथ का समीकरण है ये, बिल्कुल r बराबर c sec थीटा प्लस tan थीटा की पावर u/v, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे, जो कि नाव के पथ का समीकरण है। एक इसमें स्पेशल केस दे रखा है दोस्तों, स्पेशल केस क्या दे रखा है कि अगर मान लो u बराबर v हो जाए, नाव का वेग और नदी का वेग बराबर हो जाए तो क्या बनने वाला है, तो ये पथ कैसा बनेगा, तो मैं लिखता हूं इफ u बराबर v हो देन, तब इसमें u बराबर v लिखोगे तो r का जो मान आया c sec थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा, u बराबर v पे ये तो 1 बन गया, और r बराबर sec थीटा का भाग दिया तो ये 1 प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा, तो ये बना r बराबर c 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो साइन थीटा कोस थीटा कट गया, तो कुल मिला के c के नीचे r को नीचे ले आता हूँ इसको यहाँ, तो c अपॉन r बराबर 1 प्लस साइन थीटा। और दोस्तों ये अपना एक परवलय का इक्वेशन होता है, परवलय का इक्वेशन होता है अपना पोलर फॉर्म में, r और थीटा के फॉर्म में, तो मैं लिख देता हूँ विच इज इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, ये पैराबोला का इक्वेशन है। अच्छा क्या पूछ रहा था लास्ट में, हाँ बिल्कुल पैराबोला का इक्वेशन ही पूछ रहा था, और ये जो इसका ध्रुव मूल बिंदु लिया था वो इसकी नाभि को दर्शाता है, कहाँ लिखे, विच इज इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, और लास्ट में ये भी लिख देना, एक लाइन और लिख देना, ये अपना c अपॉन r बराबर 1 प्लस साइन थीटा पैराबोला का इक्वेशन आ गया। लास्ट में ये भी लिख देना कि तथा बिंदु B और बिंदु B को आपने ओरिजिन लिया है 0 0, परवलय की नाभि है, परवलय की नाभि है। तो इस प्रकार से दोस्तों अपना ये जो एग्जाम्पल नंबर 5 था वो समाप्त होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था,
इसमें आपकी जो नाव नदी एक समान वेग v से बह रही थी, नाव का वेग u था। पहले मैंने क्या किया कि t समय पे आपकी नाव यहाँ आई, ये अरीय दिशा अनुप्रस्थ दिशा, तो इस वेग को और इस वेग को पहले तो अरीय दिशा में लिख दिया, फिर अनुप्रस्थ वेग दिशा में लिख दिया। ये दो इक्वेशन अपने को प्राप्त हुई। नाव के पथ का समीकरण पूछा था, जब भी पथ का समीकरण पूछना है अरीय वेग में अनुप्रस्थ वेग का भाग देकर थोड़ा सा सोल्व करके इंटीग्रेशन करके यहाँ तक आ गई। तो ये तो अपना नाव के पथ का समीकरण हो गया। और फिर बाद में एक स्पेशल केस और दिया था कि अगर नाव का जो वेग और नदी का वेग सेम हो जाए तो क्या होने वाला है, तो u बराबर v पे अपन थोड़ा सा और इजीली ये सोल्व हो गया और यहाँ पे आया। ये एक विच इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, ये पैराबोला का इक्वेशन होता है और ये जो b पॉइंट होता है वो पैराबोला की नाभि को दर्शाता है। तो आप देखिए इसको। इसी के साथ में मैं इस लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ। तो ये 5 एग्जाम्पल हो गए, इनको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे जो भी न्यू वीडियोज़ होती हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।